अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ब्लैक होल्स पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। ब्लैक होल हमारी कायनात में वो जगह है जहां पर स्पेस स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है। ब्लैक होल हर चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल एक आबशार जैसी है। जैसे जैसे हम आबशार के करीब आते हैं, पानी का फ्लो तेज होता जाता है और हम वापस नहीं जा सकते, और आखिरकार हम एक ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ब्लैक होल के मदार में जो चीज़ आ जाती है, ब्लैक होल उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। और अगर कोई चीज़ इवेंट होराइजन जो मैंने यहाँ पर दिखाया है इसके पार चली जाए तो फिर वो वापस नहीं आ सकती। हत्ता कि रोशनी भी जब इवेंट होराइजन से पार चली जाती है तो वो वापस ब्लैक होल से नहीं निकल सकती। ये वो जगह है जहां पर स्पेस स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से ब्लैक होल के अंदर जा रही होती है, और ब्लैक होल का एंड होता है एक सिंगुलैरिटी पे जहां पर हर चीज खत्म हो जाती है। मैंने आपको ब्लैक होल का एक 3 डायमेंशनल वर्जन दिखाया है। होलोग्राफिक यूनिवर्स जानने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंफॉर्मेशन के बारे में अच्छे तरीके से जान सकें। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, या हम बहुत छोटे लेवल पर जाएं तो अरेंजमेंट ऑफ एटम इज इंफॉर्मेशन। मसलन हमारे पास कार्बन के एटम है और एक तरीके से अगर उनको अरेंज करें तो हमारे पास डायमंड बन जाता है। अगर उन्हीं कार्बन के एटम को दूसरे तरीके से अरेंज करें तो कोल बन जाता है। इन दोनों में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है। उसकी वजह यह है कि इन दोनों के एटम की सीक्वेंस अरेंजमेंट अलग अलग है। बिल्कुल ऐसे ही ग्रेफाइट भी बन सकता है। तो जब भी हम एटम्स को अरेंज करते हैं उनके अरेंजमेंट के लिहाज से हमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर इन कार्बन के एटम्स को मैं और तरीके से अरेंज करूं तो ये केला भी बना सकते हैं, गुलहरी भी बना सकते हैं, जानदार भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन एक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। अगर हम इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहें, मसलन मैं इस कोयले को जलाना चाहूं तो हम नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह कि इस कोयले को जब मैं जलाऊंगा तो ये या तो स्मोक बन जाएगी, स्मोक तो बनेगी, और उसके साथ साथ हमारे पास एशेज रह जाएंगी। और अगर इन तमाम बाय प्रोडक्ट्स को मैं इकट्ठा लूं, मैं स्मोक को इकट्ठा करूं, मैं एशेस को इकट्ठा करूं, और उसके बाद मैं एक थ्योरेटिकल मशीन में इनको डालूं, तो साइंस फिजिक्स हमें यह बताती है कि मैं कोयले को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। कम से कम थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है। तो इसका मतलब यह है कि हम इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम इंफॉर्मेशन को खत्म नहीं कर सकते। और यह बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स से मिलता है। आपने इस प्रिंसिपल को याद रखना है क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बहुत जल्द पड़ने वाली है। अगर आप ये कहें कि मैं इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से डिलीट कर देता हूं और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, तो इसमें भी एक कबाहत है। और वो गलती ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को डिलीट करते हैं कंप्यूटर से तो वो हार्ड डिस्क में डिलीट होती है, लेकिन हीट की फॉर्म में, क्योंकि बिट ऑफ इंफॉर्मेशन बिट ऑफ एनर्जी भी होती है। तो जब हम उसको डिलीट करते हैं वो हमारे कंप्यूटर में हीट के तौर पर नमूदार होती है, जिसके लिए हमने कूलिंग फैन लगाए होते हैं। तो इसलिए उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन उसको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। और थ्योरी हमें कहती है कि हम इस हीट से दोबारा उस डेटे को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं 1975 में, जब बहुत बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने एक पेपर लिखा और उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और उनका यह कहना था कि ब्लैक होल्स वो जगह है जहां पर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। मसलन हमारे पास ये चिड़िया है, इसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, हमारे पास मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं, सन है, तमाम चीज़ों को ब्लैक होल अपनी तरफ खींचेगी और इनको हजम कर जाएगी, इनको खा जाएगी। लेकिन अभी इंफॉर्मेशन ख़त्म नहीं हुई क्योंकि ब्लैक होल के अंदर ये स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया कि ब्लैक होल वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते रहते हैं, जिसे कहा जाता है कि ब्लैक होल अवेपोरेट हो जाते हैं। और इसकी वजह हॉकिंग रेडिएशंस होते हैं, जिस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं। तो जब ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं तो उनके दरमियान उनमें कैद इंफॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्लैक होल वो जगह है जहां पर कायनात की, यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है, ये अरेज कर देते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन बड़े साइंसदानों ने ये कहा कि इसमें एरर है, और उसकी वजह यह है कि
इंफॉर्मेशन खत्म नहीं हो सकती। ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बेसिक लॉ है, और अगर हम कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो किसी बेसिक लॉ के अगेंस्ट है तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो स्टेटमेंट गलत है या फिर आपको अपने तमाम फिजिक्स के लॉज को अमेंड करना, चेंज करना होगा और उनकी जगह आपको नए लॉज लाने होंगे। बहुत से साइंसदानों ने इसका जवाब देने की कोशिश की और उन्होंने सहारा लिया एंट्रोपी का। मसलन अगर मैं आपको कहूं कि आप इस टब बाथ में बैठ जाएं तो आपको दो चीजों की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। एक तो ये कि ये कितना गहरा है, और दूसरा ये कि इसके पानी के दर्जा हरारत, टेम्परेचर कितना है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, क्योंकि इस पानी के एक एक एटम की ओरिएंटेशन क्या है वो इसके अंदर छुपी हुई है, और वो भी इसकी इंफॉर्मेशन है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हिडन इंफॉर्मेशन होती है उसको एंट्रोपी कहा जाता है। एटम्स अगर सीक्वेंस में होंगे तो उनकी एंट्रोपी लो होगी, और अगर एटम्स स्कैटर्ड होंगे तो उनकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, उनमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। जैकब डेविड बेकेनस्टाइन एक ऐसे साइंसदान थे जिन्होंने एक हैरान कुन रिसर्च करके हमें रिजल्ट्स दिए। अगर मैं आपको यह कहूं कि इस टब में आप कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ सकेगी, क्योंकि जितना ज्यादा पानी से हम इसको भरते जाएंगे उतने ज्यादा एटम्स इसमें आएंगे और उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें आएगी। तो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम की। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा ब्लैक होल दिखाता हूं। यह ब्लैक होल एक रेत के जर्रे के बराबर है, और हम एक फोटोन इस पर शाइन करते हैं। फोटोन एक डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन है, बल्कि यूनिट इंफॉर्मेशन कह लें। तो जैसे ही एक रोशनी का फोटोन इस ब्लैक होल में दाखिल होगा, ब्लैक होल बड़ा हो जाएगा। फिर हम एक और फोटोन इस पर शाइन करते हैं, यह भी डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन का एक यूनिट है, तो हमारे पास ब्लैक होल और बड़ा हो जाएगा। और करते करते हम इतने फोटोन इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे कि हमें अपने साइज के मुताबिक ब्लैक होल मिल जाए। अब सवाल यह है कि इसमें इंफॉर्मेशन कितनी स्टोर है। अगर आपने 10 फोटॉन्स इसके अंदर भेजे हैं तो वो इंफॉर्मेशन इसमें कितनी स्टोर है। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ब्लैक होल के वॉल्यूम में वो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है कि इसके अंदर कितने फोटॉन्स गए। लेकिन डॉक्टर बेकेनस्टीन ने जब मैथमेटिक्स किया तो उनके रिजल्ट ने बताया कि एंट्रोपी एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यह एक हैरान कुन रिजल्ट था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ब्लैक होल के एरिया में छुपी होती है, वहां पर इनकोडेड होती है। उसके वॉल्यूम का एंट्रोपी या इंफॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब मैं आपको यह कहूं कि इस टब में कितनी इंफॉर्मेशन है, तो आपका जवाब यह होना चाहिए जितना इसका एरिया है, ना कि जितना इसका वॉल्यूम है। तो इस टब की तमाम इंफॉर्मेशन इसके एरिया के बराबर होगी। बिल्कुल ऐसा ही काम ब्लैक होल्स करते हैं। ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज जाती है, उसको यह लगता है कि वो 3D में है, वो 3 डायमेंशनल है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के होराइजन पर स्टोर होती है। और ये इंफॉर्मेशन एक बहुत छोटे यूनिट में स्टोर होती है जिसे हम प्लैंक एरिया कहते हैं, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻66 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा एरिया जिसमें एक यूनिट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ब्लैक होल की सरफेस के ऊपर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल इस वक्त कायनात की सबसे बड़ी हार्ड डिस्क है, जो कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और जो भी चीजें इसके अंदर जाती हैं उनकी इंफॉर्मेशन इनके सरफेस पर स्टोर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके दोस्त ने एक पत्थर नहर के अंदर फेंका, आपने पत्थर को नहर के अंदर जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जब आपने नहर की सरफेस पर देखा तो आपको पानी में रिपल्स नजर आए और आपको अंदाजा हो गया कि इसके अंदर कोई चीज गई है। आपको उसकी सतह पर, उसके एरिया पर उसकी इंफॉर्मेशन मिली कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज गई है। और अगर हम इसको बहुत डिटेल में कैलकुलेट करें तो हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज गई है। ऐसा थ्योरेटिकल फिजिक्स कहती है। मैं आपको यहां पर एक हाथी की 2 डायमेंशनल तस्वीर दिखा रहा हूं। ऐसी तस्वीरें हम रोजाना देखते हैं, लेकिन जब हम किसी 3D हाथी के पास जाते हैं तो हम उसकी हर तरफ से साख्त देख सकते हैं। मतलब मैं उसकी दूसरी तरफ जाके भी देख सकता हूं कि हाथी दूसरी तरफ से कैसे नजर आता है। लेकिन 2D में हमें यह इंफॉर्मेशन पहले नहीं मिलती थी। लेकिन 2D में ही मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूं जिसे हम होलोग्राम कहते हैं। ये एक ऐसा इमेज है जिसमें हमें हाथी की पूरी इंफॉर्मेशन नजर आती है। आप किसी भी तरफ चले जाएं, इस 2 डायमेंशनल इमेज में आपको हाथी हर तरफ से नजर आएगा। होलोग्राम का मतलब यह है कि जब हम किसी भी 3D इमेज को 2D इमेज में कन्वर्ट करते हैं उसे होलोग्राम कहा जाता है। और यही काम हम ब्लैक होल में कर रहे हैं,
क्योंकि ब्लैक होल के अंदर अगर ये हाथी जाएगा तो ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन उसकी सरफेस पर, एरिया पर स्टोर हो जाएगी जो कि एक 2D सरफेस है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास हाथी की इंफॉर्मेशन एक होलोग्राम में स्टोर हो चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि हाथी की जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है सरफेस पर, वो तो एक होलोग्राम की सूरत में स्टोर हुई है। और यही बात हमें एक और साइंसदान ने बताई जिनका नाम था जेरार्ड हूफ्ट, जो कि एक डच फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने कहा कि पूरी कायनात एक होलोग्राम है। उनका यह कहना है कि जब भी आप किसी चीज को देखते हैं, मसलन हम जमीन को 3D समझते हैं, लेकिन जमीन का एक होलोग्राम, एक 2D इमेज भी मौजूद है। लेकिन ये इमेज कहां पर मौजूद है? ये हमारी कायनात की बाउंड्री पर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम ये समझते हैं कि ब्लैक होल की अंदर गई हुई हर चीज की इंफॉर्मेशन उसकी सरफेस पर मौजूद है, इसी तरीके से हमारी कायनात भी एक बहुत बड़े ब्लैक होल से मिलती जुलती है। तो इसमें जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सन हैं, स्टार्स हैं, उन तमाम की इमेजेस जो कि 2 डायमेंशनल इमेजेस होंगे, वो इसकी बाउंड्री पर, इसके एरिया पर स्टोर होंगे। ऐसा हमें हमारा मैथमेटिक्स बताता है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन इसकी बाउंड्री पर स्टोर होंगे। इसका मतलब यह है कि मेरा भी होलोग्राम कहीं ना कहीं कायनात की बाउंड्री पर मौजूद है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि हम होलोग्राफिक यूनिवर्स में रहते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है? जब भी हम ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पे लेके जाते हैं और ग्रेविटी को छोटे लेवल पर डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, तो हम ग्रेविटी को क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशंस में डालते हैं। लेकिन साइंसदानों का यह कहना है कि जब भी ग्रेविटी को क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशंस में डाला जाता है तो हमेशा रिजल्ट इन्फिनिटी आता है। इसलिए छोटे लेवल पर हम ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ना ही उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। लेकिन इस होलोग्राफिक इफेक्ट ने हमें एक नई उम्मीद दी है, और उसकी वजह यह है कि जब भी हम 3 डायमेंशनल वर्जन जो कि कायनात का लेते हैं, उसमें हमें हमेशा ग्रेविटी नजर आती है, उसकी तमाम इक्वेशंस में हमें ग्रेविटी मिलती है। लेकिन जब इसके होलोग्राफिक इफेक्ट में जाते हैं, यानी जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं 3D से 2D, तो उसमें ग्रेविटी खत्म हो जाती है। जितनी भी इक्वेशंस इसके होलोग्राम की आती हैं उसमें ग्रेविटी मौजूद नहीं होती। तो साइंसदानों का यह ख्याल है कि शायद हम वो मुश्किल इक्वेशंस जो 3D में सॉल्व नहीं कर पाते, वो हम ट्रांसफॉर्म करें, इनकोड करें 2D में, और वहां पर ग्रेविटी के बगैर उनको सॉल्व करें और फिर दोबारा रिवर्स करें, यानी 3D में आ जाए और हमें आंसर मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी सिंपल इक्वेशन में, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फिर दोबारा उसी ट्रांसफॉर्म को रिवर्स करते हुए हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में होलोग्राम को यूज किया जाएगा ताकि हम इजीली क्वांटम ग्रेविटी के बारे में मजीद जान सकें। मैं आपको यह बताता चलूं कि क्वांटम ग्रेविटी और होलोग्राफिक यूनिवर्स एक कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोथेसिस है, जिसका अभी किसी किस्म का टेस्ट नहीं हुआ। बताने का मकसद यह है कि आपको आइडिया हो कि इस वक्त रिसर्च किस तरफ चल रही है, और बहुत से साइंसदान ये समझते हैं कि हमारे फिजिक्स के लॉज बिल्कुल ठीक हैं, और होलोग्राफिक इफेक्ट हमें यह बताता है कि हम इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और हॉकिंग की 1975 का जो पेपर था उसमें बहुत बड़ी गलती थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाइए।